रिलेशनशिप आज के समाज की हकीकत है और मेट्रो सिटीज़ में ख़ास तौर पे तेज़ी से पांव पसार रहा है। शायद उसकी एक वजह है हमारा पश्चिमी सभ्यता की तरफ झुकाव और दूसरा हमारे युवाओं की आज़ाद ख्याली। लेकिन अभी भी गांवों में और कस्बों में लोग इससे अछूते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर गांवों में और कस्बों में अभी भी बहुत खुलकर बात नहीं होती है। वैसे मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताने नहीं जा रही हूँ। आज के वक्त में इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं 80 या 90 साल पहले इसके बारे में कोई सोच सकता था? क्या ये सोच सकता था एक मर्द और एक औरत बिना शादी किए घर में एक साथ रह सकते हैं? शायद नहीं। ऐसा उस वक्त होता भले ही ना हो, लेकिन इसके बारे में सोचा गया और इसके बारे में लिखा भी गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुमताज खान। जी हाँ, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पर तब लिखा जब देश गुलाम था। देश भले ही गुलाम था, लेकिन हमारे साहित्यकार कितने आधुनिक सोच के थे वह इस कहानी से पता चलता है। 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन होता है। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस पद्मा, और वो लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। अनुभव था सूनेपन का। विवाह को उसने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। रूपवती थी, युवती थी, मृदभाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा ना थी। देखते ही देखते वे अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई थी। अब उतने परिश्रम की आवश्यकता ना रही। मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। इसीलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इसे वह किस्से कहानियां पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च कर देती थी। मगर फिर भी जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता था। ये बात ना थी कि उसके प्रेमियों की कोई कमी थी। पद्मा को विलास से घृणा थी नहीं, घृणा थी विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने में। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उठाया जा सकता है तो फिर क्यों ना उड़ाया जाए। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा ना थी। इसे वह केवल देह की भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। यूं तो उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, मगर ये सब के सब अय्याश थे, बेफिक्र, केवल भंवरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी ना था जिस पर विश्वास कर सकती। जब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है, तो वे चीज़ क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और ये उसे ना मिलता था। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद भी थे, बड़े रूपवान और धुरंधर विद्वान, एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। वे भी मुक्त भोग के आदर्श का उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी। चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले। एक दिन पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गया। सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज्यादा आनंद आने लगा और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। उसने प्रसाद की नशीली आंखों से आंखें मिलाकर कहा, तुम यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, नतीजा ये होगा कि 2-4 महीने के बाद ये मुलाकात होने भी बंद हो जाएगी। मैं अपनी स्वतंत्रता ना खोना चाहूँगा, तुम अपनी स्वतंत्रता ना खोना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेमी आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी और मनमुटाव होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगी। कुछ देर दोनों चुप रहे और आखिर प्रसाद को एक नुक्ता सूझा। बोला, जब तक हम दोनों ये प्रतिज्ञा ना ले लें कि आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। जिस पर थोड़ी देर की सोच विचार के बाद दोनों मंजूर हो गए। ये समझ लो, मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर नहीं रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। जिस पर पद्मा बोली, जब मैं तुम्हारी हूं तो ये मकान, नौकर चाकर, जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी भी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूंगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था वह सत्य बन गया था। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता था, मगर अब वह अपनी आमदनी का 2 गुना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं।
पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता था। अब उसके लिए अलग अपनी कार थी, अलग अपने नौकर हैं, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाता रहता था। और पद्मा बड़े हर्ष के साथ उसकी सारी फिजूल खर्चियां बर्दाश्त करती हैं। और पद्मा जितना ही उससे दबती है, प्रसाद उसे उतना ही दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है, पर किसी अज्ञात कारण से अपने को वो वश में पाती। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता। अब प्रसाद ने रात को देर में घर आना शुरू कर दिया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उससे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए थे और पद्मा गर्भवती थी। एक दिन इसी तरह पद्मा लौट कर आई तो प्रसाद गायब थे। वह झुंझला उठी। इधर कई दिन से वह प्रसाद का रंग बदला हुआ देख रही थी। 1 बजे के करीब प्रसाद घर आया। पद्मा ने साहस तो बहुत बटोरा था, पर प्रसाद के सामने आते ही उसे इतनी कमजोरी मालूम हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ थे? कुछ खबर है कितनी रात हो गई है? प्रसाद को वह उस वक्त असुंदरता की मूर्ति सी लगी। बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उसमें तुम्हें जहां तक हो सके आराम में रहना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। तुमसे जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। जिस पर प्रसाद बोला, मैंने तुम्हारे साथ अपने को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज ही जाने को तैयार हूँ। तुम जाने की धमकी क्यों देते हो? यहाँ तुमने आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया। मैंने त्याग नहीं किया, तुम ये कहने का साहस कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया है, मगर मैं इस वक्त तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ। इसी वक्त पद्मा का साहस जैसे बुझ गया। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भावना से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी कहाँ थे? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? उसका कंठ रुंध गया और मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पाई। पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर एक चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती। प्रसव वेदना हो रही थी, प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने ना पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौरगृह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली। उसने चपरासी को चेक देकर भेजा। प्रसव संबंधी कुछ बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया और कहा, बैंक के बाबू ने कहा रुपए सब प्रसाद बाबू निकाल ले गए। पद्मा को गोली सी लगी। 20,000 रुपए प्राणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने गया है। झल्लाई हुई घर में आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचल दिया। 1 महीना बीत गया था। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा आती। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बिठाए लिए जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गई। इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि प्रेमचंद को समय से आगे का ज्ञान था। प्रेमचंद बेजोड़ हैं। मानवीय संबंधों और आधुनिक जमाने की समझ उनको वक्त से पहले हो जाती थी। इसीलिए प्रेमचंद की कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वो पुरानी नहीं लगती। भले ही लिव इन रिलेशनशिप आज के वक्त ज़्यादा चर्चा में है, पर उसकी दिक्कतें उन्हें सालों पहले मालूम थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। शुक्रिया।